प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल। तो पिछले क्लास में मैंने आपको धारा के औसत मान का व्यंजक स्थापित करके दिखाया था, तो उस वीडियो को आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स से 12th तक का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल, रूट मीन स्क्वायर, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ध्यान दीजिए, इसके टॉपिक से ही क्लियर है। ठीक, प्रत्यवर्ती धारा वर्ग माध्य मतलब हम क्या करेंगे, जो माध्य निकाले थे धारा का उसका हम वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? माध्य का वर्ग करेंगे। ठीक, तो इसका परिभाषा देखिए, यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसमें व्यंजक इसका मेन है। ठीक, देखिए परिभाषा क्या होता है। एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल के को प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। आर मतलब होता है रूट, M मतलब होगा मीन और S मतलब होगा स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर, ठीक, इसी को कहते हैं हम वर्ग माध्यमूल। अर्थात जब धारा एक चक्कर पूरा करता है इस तरह से, ठीक, तो यहाँ पे हमको औसत मान मिलता है। तो ये होता है औसत मान। तो देखिए यहाँ पे इसका परिभाषा कैसे लिखा है, ध्यान दीजिए। एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यवर्ती धारा का माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक, इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा आप इसको लिख लीजिए, फिर देखेंगे हम इसका गणितीय व्याख्या। ठीक, तो इसको मिटा रहा हूँ, इसमें चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। यदि आप चित्र बनाना चाहते हैं तो औसत मान के लिए जो हम चित्र बनाए थे उसी चित्र का उपयोग हम इसमें भी कर सकते हैं। तो गणितीय व्याख्या अर्थात व्यंजक करके चलिए लिख लीजिए व्यंजक। तो जब भी हम इस तरह से व्यंजक की स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, प्रत्यवर्ती धारा के समीकरण को लिखेंगे। तो प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, I = I0 sin ω t। ये होता है प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण। अब वर्ग माध्यमूल मान हम किसको माने, IRMS को। और परिभाषा क्या है हमारा, आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को। ठीक, आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल कहते हैं। तो परिभाषा से लिख सकते हैं हम, परिभाषा से IRMS बराबर क्या होगा, IRMS और ये स्क्वायर। ठीक, आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल मान को क्या कहते हैं हम, IRMS कहते हैं, मतलब वर्ग माध्यमूल। तो ये आई स्क्वायर मतलब ये है, तो हम इसको लेंगे। ठीक, तो ये होगा आई स्क्वायर और dt। अब माध्य बोला है तो माध्य के लिए कल हम किस तरह से निकाले थे, 0 से t का ऐसे लिमिट लिए थे और नीचे में लिए थे कुल समय अंतराल। ठीक, इसी तरह से लिए थे ना। ये हमारा माध्य के लिए होता है कुल समय अंतराल, और यहाँ पे धारा का योग, मतलब एक पूर्ण चक्र में जितना धारा प्रवाहित होता है उसका योग को ये ऊपर वाला दिखाता है और t दिखाता है आवर्तकाल अर्थात कुल समय अंतराल को। तो समीकरण 1 से हम I का मान इसमें रखेंगे। तो समीकरण 1 से चलिए मान रखिए I का मान, तो I² RMS बराबर ये मिलेगा हमें 0 से t। I का मान हो जाएगा I0 sin ω t और ये स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, और ये होगा dt और बटे में होगा ये कैपिटल T। अब आगे हल करिए इसको, तो ये होगा I² RMS = ये, इसको 1/2 को अलग ऐसे लिख दीजिए, 1/t को इनटू ये होगा 0 से t, स्क्वायर अंदर लाइए तो ये होगा I0 का स्क्वायर, यहाँ पे साइन में स्क्वायर लगेगा, साइन स्क्वायर ω t और dt। ω t में स्क्वायर नहीं काम करता है क्योंकि ये जो है वो क्या चीज़ का काम कर रहा है, ये थीटा के रूप में है। ω t किसके रूप में है, थीटा के रूप में है। तो थीटा के रूप में है तो इसमें जो स्क्वायर है वो काम नहीं करता है, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको चलिए आगे हल करते हैं। तो साइन स्क्वायर का समाकलन हम नहीं कर सकते हैं,
साइन स्क्वायर का समाकलन नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम सूत्र में पहले तोड़ेंगे। ठीक, तो साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2। ठीक, इस फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो इस फार्मूला को आपने पढ़ा होगा। यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो इस फार्मूला को आप नहीं पढ़े होंगे, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे में 2 होता है। तो इस फार्मूला का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ थीटा है और यहाँ पे ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी की जगह क्या दिखाई दे रहा है हमको? थीटा दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला देखिए कैसे होगा। ये आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू 1/t और 0 से t का ये लिमिट। अच्छा, I0 का स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए तो ऊपर में हो जाएगा I0 का स्क्वायर, I0 भी बोलते हैं इसको। ये बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फार्मूला 1 माइनस कॉस 2। ठीक, थीटा की जगह क्या रखेंगे? थीटा की जगह रखेंगे ओमेगा टी, तो ये होगा 2 ओमेगा टी बटे 2 और ये डी टी का चिन्ह है। ठीक, एक बार और देखेंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या है? ओमेगा टी है, तो थीटा की जगह रखेंगे ओमेगा टी, तो ये होगा 2 ओमेगा टी और बटे में ये 2। अब चलिए इसको हल करिए आगे। तो ये होगा आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू I0 का स्क्वायर और इस 2 को भी बाहर निकाल दीजिए, तो ये होगा 2t। क्योंकि समाकलन के अंदर से जो अचर पद होते हैं वो क्या होते हैं? इस चिन्ह से बाहर निकल जाते हैं और सीमा है हमारे पास 0 से t। ये बचेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और ये dt। आगे हल करिए इसको। I0 का स्क्वायर और 2t। 1 का समाकलन dt के सापेक्ष है, 1 का समाकलन t के सापेक्ष है, तो 1 का समाकलन t के सापेक्ष यदि हम कर रहे हैं तो यहाँ पे t ही होगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे आप याद रखेंगे। जब भी किसी भी चर राशि के सापेक्ष हम 1 का समाकलन करते हैं तो वहाँ पे वो चर राशि आ जाता है। जैसे कि 1 dx का समाकलन x होगा, ठीक, 1 dy का समाकलन ये y होगा और 1 dt का समाकलन ये t होगा। मतलब चर राशि जिसके सापेक्ष समाकलन होता है वही उसका आंसर होता है। ठीक, तो यहाँ पे 1 और ये dt अंदर आएगा, तो ये देखिए पूरा क्या है? कोष्ठक के अंदर में है और इसको t के सापेक्ष समाकलन करना है, तो 1 का समाकलन क्या होगा? t होगा। अब ये माइनस का माइनस कॉस थीटा, इस 2 ओमेगा टी को आप थीटा समझिए, तो कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है? ये होता है साइन थीटा और थीटा की जगह हम क्या मार रहे हैं? 2 ओमेगा टी। ठीक, थीटा हम 2 ओमेगा टी को मार रहे हैं। अब मैं आपको कल बताया था जब हम t के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो t के गुणांक में जो होता है उसको इसके बटे में लिखते हैं। अर्थात t के गुणांक में क्या है? 2 ओमेगा है। क्या है? 2 ओमेगा। देखिए ये है t के गुणांक में क्या है? 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा को क्या करेंगे? हम इसके बटे में ऐसे लिखेंगे और लिमिट होगा 0 से t। इतना कंप्लीट हुआ आपका। एक बार और समझेंगे इसको। 1 का t के सापेक्ष समाकलन t होता है माइनस का माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का समाकलन साइन 2 ओमेगा टी होगा और t के गुणांक में यहाँ पे 2 ओमेगा है तो वो उसके बटे में आ जाएगा। बगल में आप फार्मूला लिख देना, कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है? साइन थीटा होता है। नीचे वाला मिटा रहा हूँ मैं। आगे देखिए अब इसको, तो ये होगा I0 का स्क्वायर बटे 2t। अब लिमिट का फार्मूला हम क्या जानते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस पूरे के ऊपर हम क्या करेंगे? अपर लिमिट का प्रयोग करेंगे। तो जिसके सापेक्ष हम समाकलन करें हैं वही चर राशि हमको इसमें दिखाई देगा और उसी चर राशि में हम अपर लिमिट का प्रयोग करेंगे। तो t के सापेक्ष समाकलन किए हैं तो यहाँ पे देखिए t है, यहाँ पे भी t है, तो जहाँ जहाँ पे t दिख रहा है वहाँ पे अपर लिमिट रखिए, फिर जहाँ जहाँ पे t दिख रहा है वहाँ पे लोअर लिमिट 0 को रखिए। तो चलिए रख दीजिए। तो अपर लिमिट तो ये होगा t और
अब एक हम इसमें रखेंगे तो टी की जगह रखेंगे कैपिटल टी, और आवर्तकाल टी इक्वल टू क्या जानते हैं, 2π/ओमेगा होता है। और ओमेगा का मान यदि निकालना चाहें तो टी पक्षांतर होगा, तो ये होगा 2π/t। ठीक, तो हम ज़रूरत के हिसाब से किसी भी मान को रख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ओमेगा के मान को भी रखता हूँ और अपर लिमिट का भी प्रयोग करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रखे टी और ये माइनस का माइनस, फिर ये होगा साइन 2 ओमेगा। ओमेगा का क्या मान क्या रखेंगे हम, ओमेगा का मान रखेंगे 2π/t, 2π/t इंटू, और टी की जगह अपर लिमिट रख रहे हैं तो ये होगा कैपिटल टी। ठीक, और ये बटे में 2 ओमेगा। ठीक, अपर लिमिट का प्रयोग हम कर लिए। अब माइनस लोअर लिमिट होता है, क्या होता है, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस पूरे में क्या करेंगे हम, जीरो रखेंगे। तो चलिए जीरो रखिए, तो ये होगा टी के जगह जीरो, तो ये जीरो, और ये माइनस साइन 2 ओमेगा, टी के जगह क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, और बटे में होगा 2 ओमेगा। ठीक, अब सामने में माइनस लगा रहे हैं इसलिए इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में बंद करेंगे। अब आगे देखिए, ये पूरा पूरा अपर लिमिट हो गया और ये माइनस, और ये पूरा पूरा लोअर लिमिट हो गया। तो आगे हमको मिलेगा फिर ये I0 का स्क्वायर और 2t इंटू ये t का t होगा माइनस, यहाँ पे t से t कटेगा तो 2 दूनी 4 होगा, मतलब ये साइन 4π होगा, साइन 4π बटी 2 ओमेगा माइनस 0 होगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस होगा, ये 2 ओमेगा का 0 से गुणा होगा तो ये होगा 2 ओमेगा और 0 मतलब 0 होगा, साइन 0/2 ओमेगा। अब इसको हल करेंगे हम आगे, तो इक्वल टू, ये इक्वल है, इससे पहले I² RMS है, तो ये होगा I0 का स्क्वायर बटी 2t इंटू ये t का t होगा और ये माइनस का माइनस। अब साइन 4π, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे 4 से मतलब नहीं रखेंगे, 4π सिर्फ हम पाई से मतलब रखेंगे। पाई मतलब होता है 180, क्या होता है 180, वैसे 4 से गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 720 अंश होगा। तो हम साइन पाई के मान को देखेंगे, यहाँ से हमको 4 से मतलब नहीं रहेगा, तो साइन पाई का वैल्यू होता है 0। क्या होता है, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो साइन 4π का भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इस बात को याद रखेंगे। इससे हमें ये पता चलता है जब भी हम साइन के मान को देखें और पाई के गुणा में यहाँ पे 4 के जगह कोई भी संख्या रखिए, आप चाहे 5 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, 8 रखिए, 9 रखिए, 10 रखिए, तो हम किसी भी, हमको अंक से मतलब नहीं है, संख्या से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें पाई से मतलब है। यहाँ पे 10 पाई होगा फिर भी उसका मान 0 होगा, 15 पाई होगा फिर भी उसका मान 0 होगा। ठीक, कोई भी आप मान रखिए उसका मान 0 ही होता है। यदि पाई के गुणा में कोई अंक है तो साइन 4π का वैल्यू 0 होगा और बटे में होगा ये 2 ओमेगा, और ये माइनस 0 छोड़िए, ये प्लस वाला, साइन 0 मतलब 0, साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, और ये 2 ओमेगा। ठीक, अब इसके आगे देखिए, इसके आगे को मैं यहाँ पे हल करता हूँ। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा रहा हूँ। तो चलिए इसके आगे का देखेंगे, तो ये मिलेगा हमें I² RMS इक्वल टू, ठीक, I² RMS इक्वल टू I0 का स्क्वायर बटे 2t, I0 का स्क्वायर बटे 2t, और यहाँ पे ये 0 को जब हम 2 ओमेगा से भाग देंगे तो वो 0 होगा और ये भी 0 होगा, मतलब इस पूरे पद को आप छोड़ेंगे तो सिर्फ मिलेगा हमको कैपिटल T, तो ये होगा कैपिटल T। यहाँ से T से T फिर कटेगा तो I² RMS इक्वल टू, ये मिलेगा हमें I0 का स्क्वायर बटे 2। अब स्क्वायर जब पक्षांतर होता है तो वो क्या बनता है, कर्णी बनता है। जब स्क्वायर पक्षांतर होता है तो कर्णी बनता है। ठीक, तो ये हमको मिलेगा IRMS इक्वल टू, तो स्क्वायर इधर जाके कर्णी बनेगा तो इसके ऊपर में भी कर्णी लगेगा और इसके ऊपर में भी कर्णी लगेगा, तो ये होगा I0 का स्क्वायर रूट और ये होगा √2। ठीक, स्क्वायर और ये रूट, ठीक, रूट और स्क्वायर दोनों आपस में कटेंगे तो हमको IRMS का वैल्यू मिलेगा I0 बटे √2। ठीक, क्या मिलेगा, I0 बटे √2।
अब यदि हम 1/2 का मान निकालना चाहें तो 1/2 का मान क्या होता है, ठीक 1/2 का मान है, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ IRMS इक्वल टू 1/√2 का मान होता है 0.707, क्या होता है 0.707 और ये होगा I0, ठीक। इसको भी आप निकाल सकते हैं। इसे आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि 1 को क्या करेंगे हम √2 से भाग देंगे, तो पहले √2 का वैल्यू रखना पड़ेगा, फिर हम उसको भाग देंगे, तो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा। उससे अच्छा आप इस वैल्यू को याद रख लेंगे। 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707 और ये I0। तो देखिए इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, किसी प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल धारा के शिखर मान के 1/√2 गुना होता है, ठीक। किसी प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल धारा के शिखर मान के 1/√2 गुना होता है। इस तरह से लास्ट में आप अतः करके लिख सकते हैं। तो ये हुआ प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल। तो इस तरह से हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम अगला टॉपिक, मतलब प्रतिघात, प्रतिबाधा, प्रतिरोध और LCR परिपथ में विभिन्न परिपथ होते हैं, L परिपथ, R परिपथ, C परिपथ, सभी के कॉम्बिनेशन को धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।